by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। It is not in order or even conceivable that criminals pretending to be peaceful protesters can rain terror against the people, their elected representatives, and the institutions established under our Constitution and expect to go scot-free. I hereby put on notice the planners, financiers, orchestrators, and abettors of violence and anarchy that the security infrastructure established to protect our republic and its sovereignty will be deployed to secure the country and restore normalcy. अभी आप केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि हिंसक प्रदर्शन करने वाले गद्दार हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूटो ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि केन्या की संसद ने एक फाइनेंस बिल पास किया है। इसमें रोटी, कपड़ा, गाड़ी और मोटर समेत दूसरे ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल कर राजस्व बढ़ाना चाहती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लिया गया कर्जा वापस किया जा सके। टैक्स की बढ़ोतरी से जनता नाराज हो गई, लोग सड़कों पर उतर आए। 25 जून को ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी। उनको रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। अब तक कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को केन्या में रह रहे भारतीयों से सावधानी बरतने की अपील करनी पड़ी। तो आज के शो में हम जानेंगे केन्या में प्रोटेस्ट हिंसक क्यों हुआ, जिस कानून का विरोध हो रहा है उसमें आखिर है क्या, और भारत केन्या के संबंधों का इतिहास क्या कहता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात केन्या के बवाल की। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। केन्या अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में बसा है। 5 देशों से इसकी ज़मीनी सीमा लगती है। कौन से हैं 5 देश? तंजानिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया और सोमालिया। इनकी आबादी लगभग 5.5 करोड़ की है। इनमें 85% लोग ईसाई और 11% मुसलमान हैं। बाकी 4% में दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग आते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है। स्वाहिली और अंग्रेजी भाषा वहाँ पर बोली जाती है। अब केन्या का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, आइए ये समझते हैं। केन्या में प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली व्यवस्था है। राष्ट्रपति ही सरकार और राष्ट्र दोनों के मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। पिछला राष्ट्रपति चुनाव अगस्त 2022 में हुआ था। इसमें विलियम रूटो ने जीत दर्ज की थी। विधायिका की शक्ति संसद के पास है। संसद में 2 सदन है। ऊपरी सदन को सेनेट, जबकि निचले सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली में 339 सीट है। ये तो हुआ केन्या का पॉलिटिकल सिस्टम। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। हमने इतिहास में पढ़ा है कि मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से हुई, वहीं से इंसान दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचे। इसके कुछ साक्ष्य केन्या से भी मिलते हैं, लगभग 33 लाख साल पुराने साक्ष्य। ये इंसानों द्वारा बनाए गए शुरुआती हथियारों के बारे में है। नॉट सो ओल्ड इतिहास में जाएं तो 1995 में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकन प्रोटेक्टरेट की स्थापना की। इसका मकसद वर्तमान केन्या से लेकर युगांडा की सीमा तक लगे भूभाग पर कब्जा करना था। पहले अंग्रेज़ यहाँ सिर्फ व्यापार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ कब्जा करना शुरू किया। पहले विश्व युद्ध में केन्या की लड़ाई तंजानिया से हुई, क्योंकि उस समय तंजानिया जर्मनी की कॉलोनी था, वहीं केन्या ब्रिटेन के अधीन था। 1920 में केन्या पर आधिकारिक रूप से ब्रिटेन का कब्जा हो गया और पहले विश्व युद्ध के खात्मे के तुरंत बाद ही वहां आज़ादी की मुहिम भी शुरू हो गई। अंग्रेज इसको दबाने की कोशिश करते रहे। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ। ब्रिटेन फिर इसमें व्यस्त हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे से 1 साल पहले 1944 में केन्या की आज़ादी के लिए केनियन अफ्रीकन यूनियन KAU बनी। 1947 में जोमो केनियटा इसके लीडर बने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के लिए औपनिवेशिक शासन चलाना मुश्किल होने लगा था। केन्या में भी वैसे ही हालात थे। ब्रिटेन KAU को केन्या का प्रतिनिधि तो मान रहा था, मगर बात आज़ादी तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए केन्याई लोगों के बीच अंग्रेज़ों के खिलाफ
असंतोष फैला। 1952 में यह गुस्सा फूटा और गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत हुई। इसको केनिया लैंड एंड फ्रीडम आर्मी लीड कर रही थी। इन्हें केनिया में माऊ माऊ नाम से जाना गया। इन्होंने केनिया में रह रहे गोरों के खिलाफ हमले शुरू किए। इसमें KAU के लोगों का भी नाम आया। नतीजन ब्रिटेन ने माऊ माऊ और KAU पर शिकंजा कसना शुरू किया। KAU को 1952 में बैन कर जोमो केनियटा को जेल भेज दिया गया। हिंसा की वजह से पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। नियति 9 बरस बाद बदली। 1961 में जोमो केनियटा जेल से आज़ाद हुए। उन्होंने आज़ादी की मुहिम तेज की और आखिरकार 1963 में केनिया को आज़ादी मिल गई। जोमो केनियटा देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1978 में जोमो की पद पर रहते हुए मौत हो गई। उस समय तक केनिया में एक लिए व्यवस्था चल रही थी, इसलिए जोमो की जगह उनकी ही पार्टी के डेनियल अराप मोई को राष्ट्रपति बनाया गया। 1991 में एक दलीय व्यवस्था खत्म कर दी गई। 1992 में चुनाव कराए। डेनियल अराप इसमें भी जीते। उनका शासन 2002 तक चला। 2002 में वाइक के बाकी राष्ट्रपति बने। वो 2013 तक राष्ट्रपति रहे। 2013 में उहुरु केनियाटा केनिया के चौथे राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 2022 तक चला। 2022 से विलियम रूटो केनिया के राष्ट्रपति हैं। वो उहुरु केनियाटा के समय में उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कर चुके थे। ये तो हुआ केनिया का इतिहास। अब इस दौर में केनिया ने एक बड़ा आतंकी हमला भी देखा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। यह हमला 1998 में हुआ। अल-कायदा के आतंकियों ने नैरोबी में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। इसमें 224 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इसके बाद ही ओसामा बिन लादेन अमेरिका की नज़र में आया और उसको गंभीरता से लिया जाने लगा। अब समझते हैं कि भारत और केनिया के संबंध आखिर कैसे हैं। केनिया और भारत दोनों पर अंग्रेज़ों का शासन रहा। केनिया के पश्चिम में पड़ने वाले युगांडा भी एक समय अंग्रेज़ों के अधीन होता था। वहाँ अंग्रेज़ों ने रेल नेटवर्क बिछाया था। इसके लिए वो भारत से बड़ी संख्या में मजदूर ले गए थे। इन मजदूरों की बड़ी संख्या पड़ोसी देश केनिया में भी रहती थी। तब से ही भारत और केनिया के बीच लिंक बनने लगा था और इसी वजह से केनिया की आज़ादी से पहले भी भारत के लीडरान वहां के दौरे पर जाते। 1956 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केनिया गए। 1963 में केनिया को आज़ादी मिली। उसके बाद भारत ने वहां अपना उच्चायोग खोला। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 और 1981 में केनिया का दौरा किया। और कौन कौन से भारतीय नेता केनिया जा चुके हैं? 1981 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, 1978 में PM मोरारजी देसाई, जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1981 में केनिया के राष्ट्रपति डेनियल अराप पहली बार भारत की यात्रा पर आए। दिसंबर 2023 में मौजूदा राष्ट्रपति विलियम रूटो भी भारत आए थे। भारत केनिया की मदद कैसे करता है, आइए ये समझते हैं। 2016 में भारत ने केनिया की सेना को 30 फील्ड एम्बुलेंस गिफ्ट की। केनियाटा नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए भारत में बनी कैंसर थेरेपी मशीन्स गिफ्ट की गई। भारत ने नैरोबी यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी ग्रेजुएट लाइब्रेरी बनाने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए दिए थे। भारत केनिया में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। 60 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स, IT और ITES, बैंकिंग और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश कर चुकी हैं वहाँ। 2017 में भारत ने केनिया को कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। कोविड के दौरान भारत ने केनिया में दवाई भेजी। ये तो हुई भारत केनिया संबंधों की बात। अब आते हैं हालिया मुद्दे पर। केनिया सरकार नया फाइनेंस बिल लेकर आई है। इसको सबसे पहले मई 2024 में संसद में पेश किया गया था। बिल में रोटी पर 16% टैक्स और खाने के तेल पर 25% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा पैसे निकालने पर टैक्स बढ़ाने और गाड़ी की कीमत पर 2.5% का सालाना ओनरशिप टैक्स लगाने की बात भी थी। लोगों के विरोध के बाद सरकार ने कुछ प्रावधानों में फेरबदल किए, मगर अधिकतर चीजें हूबहू बरकरार रही। मसलन डिजिटल पेमेंट जैसे बैंक ट्रांसफर और डिजिटल मनी पेमेंट्स पर 5% टैक्स। देश की नेशनल मेडिकल इंश्योरेंस योजना के तहत आने वाले नौकरी पेशा लोगों पर 2.75% का अतिरिक्त इनकम टैक्स लगाया गया। अनाज, चीनी, खाने का तेल जैसी चीज़ें महंगी होंगी। सैनिटरी पैड और डायपर पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाएंगे। 50 से ज़्यादा बेड्स वाले अस्पताल बनाने और उसमें इक्विपमेंट्स लगाने पर 16% का एक्स्ट्रा टैक्स
रखा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसके चलते इलाज महंगा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार इंपोर्ट टैक्स भी बढ़ाएगी। इससे बाहर से आने वाली चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का कर्ज चुकाना है और सरकार की कमाई से ज़्यादा खर्च हो रहा है, जिसके चलते बजट घाटे में चल रहा है। घाटा तभी कम होगा जब कमाई बढ़े। इसको बढ़ाने के लिए सरकार नए टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। टैक्स बढ़ोतरी से केन्या सरकार को लगभग 22,521 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। सरकार इसके जरिए लोगों का बोझ कम करना चाहती है, क्योंकि सरकार अभी सालाना राजस्व का 37% ब्याज चुकाने में खर्च कर पा रही है। फिलहाल केन्या सरकार की उधारी जीडीपी का 68% है, जबकि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने इसे 55% पर रखने का सुझाव दिया था। बजट घाटा बढ़ने की वजह से केन्या सरकार को मार्केट से पैसा उठाने में मुश्किल हो रही है। जब बात वहां नहीं बनी तो केन्या सरकार ने IMF का रुख किया। IMF ने सलाह दी कि पहले कमाई के टारगेट को पूरा कीजिए, तभी आपको उधार मिल पाएगा। और अब कमाई का टारगेट पूरा करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है। अब इससे लोग क्यों गुस्सा है? क्योंकि लोगों का कहना है कि बिल से महंगाई बढ़ेगी। वो पिछले कई हफ्तों से विरोध कर रहे हैं। विरोध के बाद सरकार ने कुछ प्रावधानों को हटाया भी, मगर लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। वो बिल को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके बावजूद 25 जून को केन्या की संसद ने बिल पर मुहर लगा दी। इससे लोग भड़क गए। उन्होंने संसद में घुसने की कोशिश की। संसद के एक हिस्से में आग लगा दी, जिसके चलते सांसदों को भागना पड़ा। प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की। हिंसा में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रोटेस्ट की एक बड़ी वजह राष्ट्रपति रूटो से भी जुड़ी है। रूटो ने 2022 का चुनाव गरीबी के मुद्दे पर जीता था। उनका जीवन भी गरीबी में बीता। वो बचपन में नंगे पैर स्कूल जाते थे। 15 बरस की उम्र में पहली बार जूते पहने थे। इन्हीं कहानियों से रूटो पॉपुलर हुए। लोगों को लगा कि वो गरीबी दूर करेंगे, मगर राष्ट्रपति बनने के बाद उनका चरित्र बदल गया। जब अमेरिका की यात्रा पर गए तो सरकारी जहाज की बजाय आलिशान प्राइवेट जेट किराए पर लिया। जब बवाल हुआ तो सफाई दी कि किराया मेरे दोस्तों ने भरा है। पूछा गया कौन दोस्त, तो जवाब नहीं आया। दौरे के महीने भर बाद ही वो फाइनेंस बिल लेकर आ गए। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? संसद में बिल पास हो चुका है। अब इस पर राष्ट्रपति का दस्तखत होना बाकी है। राष्ट्रपति या तो 14 दिनों के अंदर साइन करेंगे या बिल में संशोधन के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। अब रूटो ने नाराज लोगों की बात सुनने का इशारा तो किया है, मगर बिल में संशोधन की गुंजाइश कम ही है। अब हम चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। इस मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर अजय कुमार दुबे से बात की। हमने उनसे पूछा कि केन्या में फाइनेंस बिल का लंबे समय से विरोध हो रहा है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। अब इसमें संशोधन की उम्मीद कम दिखती है। आगे क्या हो सकता है? क्या केन्या सरकार बल प्रयोग से प्रोटेस्ट को शांत कराएगी या कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? पार्लियामेंट इसको डील कर रही थी। अभी पार्लियामेंट में ये बिल पास हो रहा था और जो प्रोटेस्ट हुआ वो पार्लियामेंट में हुआ इस बिल के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट के पास ये बिल भेजी जानी थी पास होने के बाद, लेकिन पार्लियामेंट ने प्रोटेस्ट के बावजूद भी इस बिल को पास किया और ये प्रेसिडेंट को भेज दिया गया। आज प्रेसिडेंट ने आज कुछ घंटे पहले उस बिल को फिर पार्लियामेंट को लौटा दिया है रिकंसिडर करने के लिए। तो ये बिल अभी तो लगता है कि पेंडिंग रहेगा और इसको अभी गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं मिल पाई है। एक गवर्नमेंट ने बिना पब्लिक से कंसल्ट किए हुए काफी लोन ले लिया और प्रोजेक्ट कर लिया, जो भी उसको फायदा हुआ लीडरशिप को हुआ। दूसरे गवर्नमेंट को अब लोन देना पड़ेगा। अब पब्लिक गवर्नमेंट लोन ले विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द पब्लिक, अब पब्लिक उसको पे करे, जो कि पब्लिक की कैपेसिटी नहीं है। ऑलरेडी वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। उस पे टैक्स की वजह से जो उन्होंने इतने सारे टैक्स लगा दिए, 15%, 16% ब्रेड पे, 25% कुकिंग ऑयल पे, 25% उनको जो टैक्स देना है, 2.5% कार पे हर साल देते जाना है। 2500 तरह के टैक्स लगा दिए, क्योंकि अराउंड 2.5 बिलियन उनको टैक्स रेज करना है, तभी वो हेवी डेट की जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं वो मीट कर पाएंगे, और पब्लिक इसके लिए तैयार नहीं है। केन्या भारत के लिए कितना अहम है? भारत केन्या संबंधों का भविष्य आपको क्या दिखता है? भारत और केन्या के संबंध काफी सुदृढ़ हैं। एक
इकोनॉमिक दृष्टि से भी यहाँ पे हमारा वहाँ से जो व्यापार है वो 4 बिलियन से ज़्यादा है। हम उसके 3rd या 4th लार्जेस्ट पार्टनर हैं, जो बदलते रहता है हर साल। और हमारी काफ़ी एक्सपोर्ट केन्या में होती है। $4 बिलियन का जो होता है उसमें 350 बिलियन का एक्सपोर्ट ही है। वहाँ से हार्डली 500 मिलियन का हम इंपोर्ट कर पाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छी मार्केट है। वहाँ करीब 80,000 लोग भारतीय मूल के हैं, जो काफ़ी दिनों से वहाँ पे बसे हुए हैं, जिन्होंने केन्या के फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी योगदान दिया था, केन्या की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक चलाते हैं और बहुत ही रिच लोग हैं। 20,000 के लगभग भारतीय वो लोग हैं जो यहाँ से जाके काम कर रहे हैं, जो NRI हैं। तो हमारी एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन वहाँ पे है। वहाँ हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वहाँ के इंडिपेंडेंस डे पे पार्टिसिपेट की थी। एंड काफ़ी हेड ऑफ स्टेट्स की विजिट दोनों तरफ से हुई है। प्रेसिडेंट रूतो भी अभी पिछले बार दिसंबर में यहाँ पे आए हुए थे। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा संबंध है, अच्छा व्यापार है, स्ट्रेटेजिकली दोनों इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ के जब प्रेसिडेंट आए हुए थे, उन्होंने कहा जो भी केन्या में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है इंडियन, उसको सिटीजनशिप हमने दे दिया है, किसी का नहीं रोका है और नहीं रोकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। पब्लिक चाइनीज प्रोजेक्ट को शुरू से अपोज कर रही थी कि हम नहीं पे कर पाएंगे, लेकिन इस डिस्कनेक्ट के चलते जो सिचुएशन पैदा हुई है, उसमें जो एफ्लुएंट इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है, वो सरकार को सपोर्ट कर रही है, एफ्लुएंट है, उनको मदद करेगी। और भारत और केन्या के संबंध इस डायरेक्शंस में आने वाले दिनों में आगे मजबूत ही होंगे। इस प्रॉब्लम से कमजोर होने की संभावना नहीं है। केन्या के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने वाला है, मगर वोटिंग से पहले वहां क्या हो रहा है, कैसा दिखता है ब्रिटेन का चुनाव, देखिए वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कल्ला और इस वक्त मैं खड़ा हूं वेम्बली स्टेडियम लंदन के सामने। इस स्टेडियम में 4 दिन पहले अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट का एक शो था, जिसमें करीब 80,000 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे और बाहर भी करीब 20 से 25,000 लोग रहे होंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव घोषित हुए करीब 1 महीना हो चुका है और अगर अभी तक की सारी रैलीज को भी इकट्ठा कर ले तो उतने लोग नहीं होंगे जितने टेलर स्विफ्ट की एक शो में आए। अब अगर आप भारत के चुनाव कवर करने के बाद ब्रिटेन आते हैं तो चुनाव आपके लिए एक शॉक होता है। पहला शॉक तब लगा जब चुनाव का पोस्टर, जो कि एक छोटा सा प्लेकार्ड था, देखने में मुझे 5 दिन लगे। मैंने किसी घर के बाहर देखा था वोट फॉर लेबर। यहाँ लोग चुनाव की जो बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग चाय की दुकानों पे, नुक्कड़ में, रेस्टोरेंट में, हर जगह बात करते नजर आते हैं, यहाँ शाम को दफ्तर से आने के बाद पब्स में लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करते हैं आपको नजर आएंगे। 14 साल बाद यहाँ सत्ता परिवर्तन होने के आसार है और एक ब्रिटेन के चुनावों की खास बात है, अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वो लंबा राज करती है। जैसे कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 साल से सत्ता में है। इससे पहले लेबर की जो सत्ता थी वो 13 साल तक रही। 1997 से लगा के 2010 तक टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन प्रधानमंत्री रहे। इस चुनाव में एक खास बात यह है कि लोग सत्ताधारी दल से उठ चुके हैं। विपक्ष में कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन नाराजगी इतनी जग जाहिर है कि लगभग तय माना जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। और जैसा कि हमारे यहाँ पे होता है कि चुनाव जब चल रहे होते तो नेता एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, जिन्हें हम दल बदलू कहते हैं। यहाँ पर ऐसे हालात सिर्फ उसी वक्त आते हैं जब बड़ी सत्ता परिवर्तन हो रही है। मिसाल के तौर पर इस बार अभी तक 39 लोग फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं। जब दल बदला जाता है तो उसे कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। और 39 में इसलिए बड़ा आंकड़ा बता रहा हूँ क्योंकि 1979 से लगाकर अभी तक सिर्फ 202 जनप्रतिनिधियों ने अपना दल बदला है। ये एक रिकॉर्डेड आंकड़ा है। हमारे यहाँ तो एक चुनाव में ही शायद इतने लोग दल बदल जाते हैं।
इसके अलावा एक और पैमाना है जो ये इंडिकेट करता है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उसे यहाँ लोग कहते हैं स्टैंडिंग आउट, यानी इलेक्टेड एमपी अपनी जगह से चुनाव नहीं लड़ रहे। इस बार 132 सांसद 634 में से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें से 75 उम्मीदवार जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, जो सत्ताधारी दल है। इससे पहले 2010 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब करीब 150 एमपीज ने चुनाव नहीं लड़ा था, और उस वक्त लेबर के ज्यादातर एमपीज चुनाव नहीं लड़ रहे थे। उससे पहले 1997 में जब टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री बने थे तब 100 एमपीज ने उस वक्त चुनाव नहीं लड़ा था। तो ये एक बड़ा इंडिकेटर है कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जब हम सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो चुनाव में 3 नेता प्रमुखता से सबकी नजरों में हैं। सबसे आगे है ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के इसी बार के 5वें प्रधानमंत्री हैं। सुनक भारतीय मूल से आते हैं और ये उनको क्रेडिट दिया जाता है कि एक बिखरती हुई कंजर्वेटिव पार्टी को उन्होंने टर्म पूरा करने दिया। हालांकि ये चुनाव जनवरी में कराए जा सकते थे, लेकिन फिलहाल आर्थिक हालात को देखते हुए सुनक ने चुनाव अभी कराना ठीक समझा। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बहुत नीचे है। उनके सामने है लेबर पार्टी के सर कीर स्टारमर। स्टारमर पेशे से वकील रह चुके हैं और इस बार तय माना जा रहा है कि अगर लेबर जीती तो वो सत्ता में आएंगे। हालांकि उनके क्रिटिक कहते हैं कि वो लेबर के सिंबल पे कंजर्वेटिव है, क्योंकि उनमें कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा जो कि लेबर पार्टी या लेफ्ट लिबरल्स की विचारधारा को दर्शाता हो। लेकिन सबसे रोचक किरदार है रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजेल फराज। नाइजेल फराज वो व्यक्ति है जिनको ब्रेक्जिट का भी एक बड़ा कारण कहा जाता है। फराज राइट विंग से आते हैं। फराज ने अभी तक 7 चुनाव लड़े हैं, एक बार भी सफल नहीं हुए। लेकिन जैसा कि वेस्टमिंस्टर के जानकार बताते हैं कि 4 जुलाई को यह परिणाम जरूरी नहीं है कि लेबर पार्टी सत्ता में किस मेजॉरिटी से आती है। सबकी निगाहें हैं कि क्या क्लेक्टन से इस बार नाइजेल फराज 8वीं बार में चुनाव जीतते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो यहाँ के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कंजर्वेटिव पार्टी पे वो अपना एकाधिकार दिखाएंगे, वो फ्लोर क्रॉस करके कंजर्वेटिव में जाएंगे जो अभी बिखरी में है और उसे क्लेम करेंगे। तो पूरा चुनाव इसी बात में टिका हुआ है कि क्या नाइजेल फराज इस बार सांसद में चलते हैं या नहीं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नई जानकारियों के साथ मैं आपके साथ मुखातिब होता रहूँगा। धन्यवाद। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी से है। आईसीसी ने रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और मौजूदा आर्मी चीफ वलेरी गैरसिमोव के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। उनके खिलाफ युद्ध अपराध से जुड़े 2 आरोप लगे हैं। पहला, आम नागरिकों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का निर्देश दिया, और दूसरा, आम लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक आईसीसी 8 रूसी अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल चुका है। लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी नाम है। उनके खिलाफ मार्च 2023 में अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद पुतिन ने विदेशी दौरों पर जाना कम कर दिया। कितना अहम है ये अरेस्ट वारंट? ये महज सांकेतिक है, इसका कोई असर देखने की उम्मीद नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? तो इसकी 2 वजह हैं। नंबर 1, रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वो पहले भी आईसीसी के अरेस्ट वारंट को खारिज कर चुका है। और दूसरी बात, आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस या फौज नहीं है। जब तक सदस्य देश अरेस्ट वारंट पर अमल नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। रूस अपने नागरिकों को कभी प्रत्यर्पित नहीं करता और आईसीसी में आरोपी की अनुपस्थिति के बिना मुकदमा चलाने का कोई कानून नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आईसीसी क्या है? ये युद्ध अपराध और नरसंहार जैसे जघन्य अपराधों की जांच करने और दोषियों को सजा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय अदालत है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। स्थापना 2002 में हुई थी। 120 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। उन्हीं की फंडिंग से ये कोर्ट चलता है। अमेरिका, इजराइल, भारत, रूस, चीन जैसे देशों ने आईसीसी की सदस्यता नहीं ली है। पिछले कुछ महीनों में आईसीसी का नाम इजराइल हमास जंग में भी आ रहा था। चर्चा थी कि आईसीसी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट
के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल सकती है। अमेरिका ने इसका तगड़ा विरोध किया था। हालांकि वो रूसी नेताओं के खिलाफ निकाले गए अरेस्ट वारंट का पूरा समर्थन करता है। आईसीसी के बारे में हमने विस्तार से दुनियादारी के एक एपिसोड में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो एपिसोड देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी इजराइल से है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए मिलिट्री सर्विस को अनिवार्य बना दिया है। इन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को हरीदी कहते हैं। ये यहूदी धर्म की सभी पारंपरिक मान्यताओं को मानते हैं, उसी के हिसाब से जीवन यापन करते हैं। इजराइल में नौजवानों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है, मगर उसमें अब तक अरब मूल के नागरिकों और हरेदी यहूदियों को छूट मिली हुई थी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने छूट खत्म कर दी। साथ ही सरकार को आदेश दिया कि हरेदी युवाओं को भी अनिवार्य मिलिट्री सर्विस का हिस्सा बनाया जाए। इजराइल में ऐसी कई पार्टियां हैं जो इसका विरोध करती रही। उनमें से कई नेतन्याहू सरकार में भी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और सरकार से दखल देने की अपील की है। अब आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से है। विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। 25 जून को वो लंदन की जेल से रिहा होकर साइपेन पहुंचे थे। साइपेन नॉर्थ मुरानिया आइलैंड की राजधानी है। ये प्रशांत महासागर में बसा द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के करीब में। इस पर अमेरिका का कंट्रोल है। साइपेन अमेरिका की अदालत में पेश हुए। वहां उनको 5 बरस की सजा सुनाई गई। इतना समय वे लंदन की जेल में पहले ही काट चुके हैं, इसलिए उनको तत्काल रिहा कर दिया गया। साइपेन से निकलने के बाद उनका जहाज ऑस्ट्रेलिया में उतरा और वहां क्या नज़ारा दिखा वो आप भी देखिए। Welcome home! जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया के ही नागरिक हैं। उन्होंने 2006 में विकिलीक्स की स्थापना की थी। इस पर अमेरिका की लाखों खुफिया फाइल्स पब्लिश की गई, जिसके बाद उन पर खुफिया जानकारियां चुराने और अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में डालने के आरोप लगे। 2019 में असांज को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने उनको अपने यहाँ लाने की भरसक कोशिश की, मगर ब्रिटेन की अलग अलग अदालतों में मामला लटकता रहा। आखिरकार जून 2024 में अमेरिका ने डील कर ली। असांज ने 18 के बदले 1 चार्ज में दोष स्वीकार किया और बदले में उनको रिहाई मिल गई। जूलियन असांज और विकिलीक्स की कहानी हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।